हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपके जो लेक्चर वीडियो का टॉपिक होगा लैमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्लियर? लैमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में होगा यहाँ पर। पहले जान लेते लैमार्क थे कौन। लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ये बहुत एक ग्रेट फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। लैमार्क sought a naturalist explanation for the diversity of the modern organism and the animal seen in the fossil record. उन्होंने क्या था कि जो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले थे और एनिमल्स को देखे थे तो उनमें डाइवर्सिफिकेशंस को जो विविधता थी उसके बारे में उन्होंने सर्वप्रथम क्या हुआ तब बताया था। और उसी को बताने का मीन्स कह सकते हैं कि लैमार्कवाद में क्या इनके उन्होंने के बाद के अनुसार क्या था, जीवों का रहन सहन, स्वभाव, विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव है, ये सब बारों के बारे में देख के उन्होंने ही एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दी थी यहाँ पर। इनकी जो बुक का नाम था वो फिलॉसफी जूलॉजिक था यहाँ पर। लैमार्क ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का टर्म प्रथम यूज़ किया था। इनवर्टिब्रेट टर्म्स का, वर्टिब्रेट टर्म्स का फर्स्ट यूज़ करने वाले साइंटिस्ट थे यहाँ पे। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या कहती है कि दैट द मॉडिफिकेशन विच द ऑर्गेनिज्म एक्वायर इन अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट विच इट मीट्स during its lifetime are automatically handed down to its descendant and so become the part of the heredity. उपार्जित लक्षण वंशागत के अनुसार ये कहता है कि इनके अनुसार कि जो ऑर्गेनिज्म ने अपने वातावरण में अनुकूल रहने के लिए जो लक्षण प्राप्त किए हैं अपने जीवन काल में, उनको ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र कर देता है। किस में ट्रांसफ़र कर देता है? अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, जो कि एक पार्ट है। किसका पार्ट है? वंशागति का पार्ट है। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि जो नए लक्षण है, जो नए कैरेक्टर्स है, एडेप्टेशंस के कारण है, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशंस के कारण है, उनकी वो वंशागति कर रहा है। तो इसी तरह क्या हो गया, धीरे धीरे नए जीवों का विकास प्रारंभ होने लगा यहाँ पर। अब लैमार्क में क्या क्या पहली चीज दी थ्योरी के अनुसार उनका था, पॉस्टुलेट्स ऑफ लैमार्किज्म में पहले थी न्यू नीड्स, नई आवश्यकताएं। जो नई आवश्यकताएं थी उनके अनुसार क्या था कि कहने का मीन्स कि चेंज इन एनवायरमेंट फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, मीडियम, food, air, etc. or a migration lead to origin of new needs in living organism. To fulfill these new needs, living organism have to exert a special effort like changes in habitat or a behavior. Means कि वो एनिमल्स क्या था कि वो अपनी हैबिटाट के अकॉर्डिंग टू रहने के लिए उसने क्या किया, प्रयास किया। उस प्रयास में वो फिजियोलॉजिकली भी चेंज हुए और मॉर्फोलॉजिकली भी चेंज हुआ यहाँ पर उस न्यू नीड्स के अनुसार। क्लियर? जो उसकी नई आवश्यकताएं थी उसी के अनुसार तो उसने अपने को बदला। मीन्स कह सकते हैं कि जो एनिमल है यहाँ पर उसने क्या किया, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को के अनुसार उसमें आकार में, रचना में, स्वभाव में क्या होने लगे, परिवर्तन होने लगे। आप ही जिस जगह जाएंगे तो वहाँ का जैसे कल्चर होगा, जैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा यहाँ पर, क्लियर, उसी के अनुसार तो आप अपने को ढालेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे एनिमल्स के साथ ही, अगर एनिमल वो माइग्रेशन होकर दूसरी जगह जाता है या एनिमल किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में गया वहाँ पर, तो उसके अनुसार वो अपने को क्या कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है।
अपने हैबिटाट्स में चेंजेस ला रहा है, अपने स्ट्रक्चर्स में चेंजेस ला रहा है, अपने बिहेवियर में वो चेंजेस ला रहा है यहाँ पर। इसके बाद कहते हैं कि जो कंडीशंस हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। जब कोई भी न्यू हैबिटाट होती है तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर। जैसे कि आज के युग में क्या है, मोबाइल का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आदमी के पास डेस्कटॉप हट गया, लैपटॉप का भी काम आधा वो मोबाइल पे ही कर दे रहा है, घड़ी हट गई यहाँ पर। तो न्यू हैबिटेट इन्वॉल्व द ग्रेटर यूज ऑफ द सर्टेन ऑर्गन टू मीट द न्यू नीड्स and disuse or a lesser use of the certain other organ which are of no use in new conditions। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये आता है, कंडीशंस कहती है, अराइज होती है कि लैमार्क के अनुसार कि वातावरण के प्रभाव के कारण जीवों में शरीर के सभी अंग एक समान प्रयोग में नहीं लाए जाते। किसी विशेष वातावरण में किसी भी अंग का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, तो जो जितना ज़्यादा अंग प्रयोग होगा वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। और जो अंग उपयोग में नहीं लाते हम, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डीजनरेट होने लगता है। यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या होने, क्षय होने लगता है, या उसकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है, वो घट जाती है। तो ऐसे ही अंगों को तो हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते थे। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, फंक्शनलेस है, प्रेजेंट तो है बट वो फंक्शनलेस है। मीन्स कह सकते हैं कि जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, कहने का तात्पर्य करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा विकास होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा पावर होगी। डेवलपमेंट पावर ऑफ एक्शन ऑफ द ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे वो उतना ही ज़्यादा विकसित होगा, वो उसमें कार्य करने की क्षमता का उतना ज़्यादा ही विकास होगा यहाँ पर। क्लियर। अब नेक्स्ट वन आता है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। He believed that the favorable acquired characters are inheritable and are transmitted to the offspring so that these are born fit to face the change environment condition and the chance of their survival are increased। इनका ये कहने का तात्पर्य यहाँ था कि वातावरण के प्रभाव में हमने अंगों का अधिक उपयोग किया और कुछ का क्या किया, बहुत ही कम उपयोग किया। तो ये क्या हुआ, जीवों में परिवर्तन हुआ ना। इन परिवर्तनों को वो क्या करता, उपार्जित, इन्हीं परिवर्तनों को तो हम उपार्जित लक्षण कह देते। और यही उपार्जित लक्षण धीरे धीरे पीढ़ियों में क्या होते हैं, वंशगत होने लगते हैं। यहाँ पर वंशगत होने लगते हैं और धीरे धीरे ये जीव अपने पूर्वजों से क्या होते हैं, अलग नजर आते हैं और एक नई जाति का फॉर्मेशंस कर लेते हैं और इनके सर्वाइवल के चांसेस भी क्या होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं वहां पे। स्पेसिएशन का मीन्स कंडीशन है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। भाई लैमार्क ये बिलीव करते थे कि न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड। वही पहले जो मैंने बोला, वो नए जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उपार्जित हो जाते हैं, वो ट्रांसमिटेड होते हैं नई जनरेशन में। जब नई जनरेशन में ट्रांसफर होंगे तो धीरे धीरे ये कैरेक्टर इकट्ठा होने लगते हैं कई जनरेशनों तक। कई बड़ी संख्या के जनरेशन के बाद वो क्या होगा कि जो नए लक्षणों वाले जीव हैं वो नई जात बनाते हैं जो कि अपने पूर्वजों से क्या होते हैं, वो भिन्न होते हैं यहाँ पर। तो स्पेसिएशन मीन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट इनका एविडेंस है, सपोर्टिंग एविडेंस है, वो जिराफ है। जिराफ में जैसे कहते हैं कि एंसेस्टर ऑफ जिराफ आर द सपोज टू बी डियर लाइक quadrupedal grazing upon the grasses in Africa. Due to disappearance of ground vegetation and availability of the trees, long neck and long forelimb giraffe develop from the short neck and small forelimb deer-like ancestor. मीन्स कि पहले जो जिराफ था वो कैसा था,
वो जिराफ एक तरह से कहते हैं कि जिराफ कैसा था, डियर लाइक था, हिरन लाइक था। जिराफ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में, ऊंची पत्तियों को, वृक्षों को खाता है। क्लियर? तो मतलब कहने के जो ऊंचे वृक्ष की पत्तियों के खाने के कारण उसमें क्या हो गया कि अगली टांगे और गर्दन क्या हो गई, बहुत लंबी हो गई। ये कोई तुरंत नहीं हुआ, ये काम बहुत स्लोली धीरे धीरे हुआ है, कई पीढ़ियों तक हुआ है। यहाँ पर लैमार्क के अनुसार था कि जिराफ का जो विकास हुआ है वो छोटी गर्दन वाले तथा छोटे कद वाले पूर्वजों से हुआ, जो अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते थे और घास को खाया करते थे, घास खाते थे यहाँ पे। तो जलवायु जरा शुष्क होने पे वो मैदान के घास जो हो गया वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गए। तो अब इनको पेट तो भरना ना, तो उस पेट को भरने के लिए ये क्या करने लगे कि ऊंचे पेड़ की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा इनको। जब ऊंचे पेड़ की पत्तियों पर निर्भर होने लगे तो इन्होंने क्या किया कि अपनी अगली टांगों को बहुत ज्यादा उचकाना शुरू कर दिया, जिससे कि इनकी धीरे धीरे लंबाई क्या हो गई, वो बढ़ने लगी। आज भी हम लोग कहते हैं ना, बहुत कोई छोटा होता था क्या है कि थोड़ा लटका करो, तो जिराफ के साथ भी हुआ ना। इनसे इनकी लंबाई धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती चली गई। यहाँ पर इनकी गर्दन भी लंबी होती चली गई, इनकी अगली टांग भी लंबी होती चली गई। यहाँ पर इन्हीं की परिवर्तनों के कारण ये आज उस मरुस्थल पे क्या कर रहे हैं, एक सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पर, जो इनके लिए एक बेनिफिशियल कैरेक्टर के रूप में है। दूसरा कंडीशन आता है डिसअपियरेंस ऑफ लिम्ब इन द स्नेक। भाई लैमार्क के अनुसार था यूज एंड डिसयूज। तो पहले सांपों में क्या होते, पैर पाए जाते थे, लेकिन उन्होंने इन पैरों का धीरे धीरे उपयोग कम करने लगे, क्योंकि जब बिल में जाते थे तो रेंग के चलते थे, तो इनकी बिल में घुसने पे, अंदर प्रवेश करने पे इनकी टांगे क्या बनती थी, बाधा बनती थी, जिसके कारण इनका शिकार हो जाता। तो इन्होंने धीरे धीरे उसको कम कर दिया गया यहाँ पे। तो हजारों पीढ़ियों बाद आज ये लुप्त आपको दिखाई दे रहा है। डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बाइसेप आफ्टर द एक्सेसिव एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज जैसे आप जिम में जाने पे आपकी जो बाइसेप होती है वो क्या होती है, डेवलप हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन इन लिविंग बीइंग, जो पहले मैं बता चुका, यूज एंड डिसयूज का कर। विंग्स ऑफ फ्लाइटलेट बर्ड्स व रूडिमेंट्री आइज इन बरोइंग एनिमल इन डीप सी फिशेस। भाई डीप सी में लाइट तो पहुंच रही, आंखों का काम है नहीं। या बरोइंग एनिमल जो बिल में रहते हैं, अंदर गुफाओं में रहने वाले, अंधेरी गुफाओं में रहने वाले, उनमें काम तो है नहीं आइज का। तो वो आइज कैसी हो गई, फंक्शनलेस हो गई यहाँ पर। अब उसका क्या हुआ कि आलोचनाएं शुरू हो गई। आलोचनाएं शुरू होने पे जो सबसे पहले आलोचना हुई तो वो किया था वीजमैन के द्वारा। वीजमैन क्या थे, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। यहाँ पे क्लियर, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जर्म प्लाज्म का सतत यहाँ पर 1892 में। इस थ्योरी के अनुसार जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक जर्म सेल्स होती है, एक सोमैटिक सेल होती है। जर्म सेल्स गैमीट का फॉर्मेशन करती है, सोमैटिक सेल बॉडी डेवलपमेंट के लिए होती है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो सोमैटिक सेल्स होती है, और जो जर्म सेल्स होती हैं वो गैमीट के लिए। मीन्स ह्यूमन बीइंग की डेथ के साथ या एनिमल की डेथ के साथ ये सोमैटिक सेल डेथ हो जाएंगी, जर्म सेल भी डेथ होगी। लेकिन जर्म सेल डेथ होने से पहले अपने उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर देगी, किसके थ्रू कर देगी, गैमेट के थ्रू। किसमें, अपने ऑफ स्प्रिंग पे। जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा वो केवल सोमैटिक सेल में होगा। कहते हैं ना, पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता, क्योंकि पहलवान ने एक्सरसाइज करके अपने बाइसेप बढ़ाए। वो कैरेक्टर हेरिटेबल है, वो कैरेक्टर किस पे इफेक्ट हुआ, सोमैटिक सेल पे। A link between the generation is through the germ cell and somatic cell are not transmitted to the next generation. सोमैटिक सेल के कैरेक्टर, जो भी सोमैटिक सेल में परिवर्तन होगा वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा, वो उसने एक्वायर्ड किया, उसकी डेथ के साथ ही ये समाप्त हो जाएंगे। तो कहने का इनका तात्पर्य था कि सोमैटिक सेल का कोई भी रोल नहीं होता है इवोल्यूशन में, जैव विकास में। जैव विकास में जिसका रोल होगा वो रोल होगा किसका, जर्म सेल्स का होता है यहाँ पर। दूसरा कैसे हम कह सकते हैं कि
अंधे माता पिता की संतान कभी अंधी नहीं होगी, या किसी भी सैनिक के युद्ध के दौरान उसका कोई भी अंग नष्ट हो जाए या काट दिया जाता तो उसकी कोई भी संतान क्या होती है, अपंग नहीं होती है या अपूर्ण नहीं होती है, वो अपने में ही पूर्ण रूप से होती है। यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए भारतीयों में। भारतीय जो नारियां होती हैं उनके कब हजारों वर्षों से क्या हो रहा है, नाक और कान क्या हो रहे हैं, छेदे जा रहे हैं। तो जब नाक कान छेदे जा रहे हैं तो जन्म के समय भी कोई नाक और कान में छिद्र नहीं होता, उनको दोबारा फिर क्या करना पड़ता है, सुनार के पास जाके खर्चा करना पड़ता है, तब उनके नाक कान छिदवाने पड़ते हैं। कोई वो नहीं आ रहा। उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे चाइना में होता है कि पैर छोटे होने के लिए वहाँ की लड़कियां क्या होते हैं, लोहे के जूते पहनती हैं। सदियों से चला आ रहा, किंतु देखा गया कि पैर जन्म के साधारण बच्चों के पैर जैसे ही होते हैं यहाँ पर, बट दे आर द स्टिल हैव द नॉर्मल फीट यहाँ पर। अब इसके बाद जो कंडीशंस आती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द लैमार्किज्म। इट वॉज द फर्स्ट कंप्रेहेंसिव थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल, पहली एक थ्योरी थी जैव विकास की। अब बहुत नाइसली इन्होंने एक्सप्लेन किया था वेस्टिजल ऑर्गन के एग्जिस्टेंस के बारे में एनिमल में, ड्यू टू देयर द कॉन्टिन्यूस डिसयूज, लगातार उसके अनुप्रयोग से। दूसरा इन्होंने यूज पे भी किया, जिसका जितना ज़्यादा यूज करेंगे वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। वो हेल्प कर रहा हमें बताने में कि डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग जॉज, मसल्स एंड क्लॉज। इट स्टिमुलेट द अदर बॉय, इन्होंने प्रेरित किया दूसरे बायोलॉजिस्ट को इस ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को समझने के लिए या ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस को बताने के लिए यहाँ पर। अब आता है नियो लैमार्किज्म। नियो लैमार्किज्म क्या कंडीशंस आई कि बदलाव आया यहाँ पर। पहले क्रिटिसिज्म हुआ, फिर कुछ लोग सपोर्ट पे खड़े हुए यहाँ पर। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये कहा कि वातावरण में होने वाले विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में से कुछ ऐसे होते हैं जो जनन कोशिकाओं के माध्यम से अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। यहाँ पर वही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू नियो लैमार्किज्म, चेंजिंग द एनवायरमेंट में create some physical and chemical changes in somatoplasm of organism which may affect their germ plasm also, and such acquired character can the inherited। भाई इसमें क्या होता है कि जैसे पैवलोव थे, पैवलोव ने क्या किया, डॉग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, ट्रेनर थे यहाँ पर। उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को घंटी की ध्वनि पे भोजन के आने के लिए ट्रेनिंग की। शुरुआत में उन्हें बार बार बताना पड़ता था, करना पड़ता था, घंटी बजी अब खाना खाने जाओ। धीरे धीरे ये पीढ़ी दर ये आवश्यकताएं क्या हो गई, वो कम हो गई। इसी तरह सुमनर ने चूहों पर प्रयोग किया। सुमनर ने क्या क्या दिखाया कि गर्म वातावरण में पाए गए चूहों का शरीर, पिछली टांग और कान और पूंछ अधिक लंबे होते हैं। ये लक्षण उनकी संतानों में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये नियो लैमार्किज्म में कई कंडीशन थी कि जो लोगों ने इनके सपोर्ट पे आए आगे यहाँ पर। मीन्स कह सकते कि वातावरण के अनुसार जो हमारी जीवन रीतियाँ हैं, स्वभाव हैं यहाँ पर आदि के बदलने से शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सोमेटिक चेंजेस कह देते हैं यहाँ पर। क्लियर आ रहा? तो कहते हैं कि, और यही सोमेटिक चेंजेस कहते हैं, जबकि वीजमैन के अनुसार था जर्म प्लाज्म था कि जर्म प्लाज्म के द्वारा एक दूसरे में पहुंचते, जिसी को आपने जेनेटिक वेरिएशंस कह दिया यहाँ पर। अरे तो कंडीशंस कहते हैं कि कुछ लैमार्कवाद के पुनर्जागरण करके कुछ लोगों ने इसी को ही दिया है नियो लैमार्किज्म कहा गया। यहाँ पर क्या कहा गया, नियो लैमार्किज्म। मतलब नियो लैमार्किज्म के साथ कंडीशंस क्या अराइज हुई कि वातावरण के परिवर्तन के कारण जीवों के शरीर में कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जो जनन द्रव को प्रभावित करते हैं। ऐसे उपार्जित लक्षण वंशागत होकर संतानों में प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? दैट वन इज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा जो आपका वो होगा डार्विनिज्म होगा बेटा।